वेव ऑप्टिक्स में see the question number 18. This question, it says there are two towers on top of two hills 40 किलोमीटर apart. ये दो टावर हैं और इनके बीच का डिस्टेंस 40 किलोमीटर है. Okay, a line joining them pass 50 meter above a hill halfway between the towers. अगर यहाँ से हम एक ऐसे लाइन पास करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस, यहाँ पर एक हिल है, ये इस हिल में इसके टॉप से ये डिस्टेंस 50 मीटर है. ओके. What is the longest wavelength of radio wave which can be sent between the towers without appreciable diffraction effect? Without appreciable diffraction effect. ये इसकी इंपॉर्टेंट लाइन जो है ये मैंने यहाँ पर नोट की. ओके. यहाँ से रेडियो वेव्स जाएंगी, वेव्स जाएंगी और यह उसको रिसीव करेगा. यहाँ पर हिल है, इस हिल से इसको ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए. ये डिस्टेंस कितना है? 40 किलोमीटर. बहुत लंबा डिस्टेंस है और इसकी लाइन से ये सिर्फ कितना नीचे है? 50 मीटर. 50 मीटर कुछ भी नहीं होता 40 किलोमीटर के सामने. सो चांसेस क्या है कि ये वेव्स इससे टकरा जाएंगी और इससे टकराकर यहाँ नहीं पहुँचेंगी. हम चाहते हैं कि वो वेव्स वहाँ पर पहुँचे और हम क्या कहते हैं कि इन दोनों के बीच अगर आप एक स्ट्रेट लाइन खींचिए और ये मान लीजिए दैट वेव्स ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, तो ये 50 मीटर का इफेक्ट नहीं आएगा, ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा. लेकिन वेव्स क्या कहती हैं? वेव्स ये कहती हैं कि जब भी वो चलेंगी दे आर ऑलवेज बेंडिंग, और उसकी जो बेंडिंग होती है थीटा अक्रॉस एनी ओपनिंग इज लैम्डा बाई ए. ये जो थीटा होता है लैम्डा बाई ए, ये क्या है? ये है डिफ्रैक्शन इफेक्ट. कहीं पर भी ओपनिंग होगी तो इतना डिफ्रैक्शन होता है. अब हमको यहाँ पर स्ट्रेट लाइन लेना है या वेव लेना है, तो आंसर है कि हमको ये चेक करना पड़ेगा ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस का रे ऑप्टिक्स अप्लाई होगा कि वेव ऑप्टिक्स अप्लाई होगा. तो हमारे पास इसका आंसर है और वो फिनोमिना हमको याद आना चाहिए कि ऐसा कौन सा फिनोमिना है जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी डिस्टेंस का डायग्राम, कोई भी डिस्टेंस की कैलकुलेशंस हमको रे ऑप्टिक्स में करनी है या वेव ऑप्टिक्स में करनी है. और वो डिस्टेंस आप सबको मालूम है, दैट इज फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस. ये हमें याद आना चाहिए. क्या होता है फ्रेस्नेल डिस्टेंस? इफ देयर इज ए डिस्टेंस विच इज लेस देन फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस तो रे ऑप्टिक्स से अप्लाई होगा, एंड इफ इट इज मोर देन फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस तो वहाँ पर वेव ऑप्टिक्स से अप्लाई होगा. हम क्या चाहते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये विद इन फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस हो, ताकि ये हमारा डायग्राम ऐसा बन जाए. फ्रेस्नेल डिस्टेंस में क्या होता है? थीटा की वैल्यू इतनी कम होती है, बेंडिंग की वैल्यू इतनी कम होती है कि हम ये मान सकते हैं कि वेव्स या लाइट सीधी चली गई है. वैसा हम चाहते हैं. ओके. तो यहाँ पर फ्रेस्नेल डिस्टेंस का फॉर्मूला हमको मालूम है कि फ्रेस्नेल डिस्टेंस किसके बराबर होता है? फ्रेस्नेल डिस्टेंस ZP इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा. ये फ्रेस्नेल डिस्टेंस का फॉर्मूला है. ए स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर वो ओपनिंग है जो हमको अवेलेबल है वेव्स को फैलने के लिए, और लैम्डा उसकी वेवलेंथ है, और ZP वो डिस्टेंस है जिसके बाद डिफ्रैक्शन इफेक्ट चालू हो जाएगा. और हम चाहते हैं कि डिफ्रैक्शन इफेक्ट इसके अंदर चालू ना हो, इसके बाद भले चालू हो जाए. तो अगर हमको डिफ्रैक्शन इफेक्ट यहाँ पर नहीं चाहिए तो इस डिस्टेंस को हम क्या मान सकते हैं? फ्रेस्नेल डिस्टेंस. बस ये चीज़ दिमाग में आनी चाहिए कि हम चाहते हैं कि ये रे ऑप्टिक्स यहाँ पर अप्लाई हो, इसके बाद डिफ्रैक्शन इफेक्ट हो, क्योंकि यहाँ आएगा तो इससे टकरा कर ये रुक जाएगा. वेव इतनी नहीं फैलनी चाहिए. राइट. तो उसके लिए याद रखिए ये हम लेंगे ओपनिंग, और ओपनिंग यहाँ पर कौन है? ए. So here we take A as 50 meter.
और फ्रेस्नेल डिस्टेंस जहाँ तक हम चाहते हैं कि वो रे ऑप्टिक्स को फॉलो करे वो है इसका हाफ वे, यहाँ से यहाँ तक। ये टोटल 40 है और हाफ कितना है 20। सो फ्रेस्नेल डिस्टेंस कितना लेना है ZP, दैट वी हैव टू टेक एज 20 किलोमीटर। अब यहाँ पर लेमडा हम निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर वैल्यूज रखते हैं। लेमडा इज इक्वल टू a स्क्वायर 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाय ZP 20 इंटू 10 to the power 3. Okay, 10 to the power 3 is 1000. Okay, so this we have to solve, और ये so this should be the wavelength of the waves which are to be sent through this. So if we use a radio wave of this wavelength 0.125 मीटर, अगर हम इसको सेंटीमीटर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। सो दिस शुड बी द वेवलेंथ अप टू विच वी कैन यूज इट। ओके, तो अगर हम इसके अंदर वेवलेंथ यूज करेंगे तो ये बिना यहाँ डिफ्रैक्शन इफेक्ट दिखाए इट विल गो थ्रू एंड रिसीव्ड बाय द सेकेंड। और अगर वेवलेंथ इससे भी बड़ी हो गई तो ये उससे टकरा, इतनी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है जो इससे पार होकर इससे जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 19, प्लीज सी द क्वेश्चन। ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर falls on a narrow slit and the resulting diffraction pattern is observed on a screen which is 1 meter away. ये हमने पढ़ा हुआ है। यहाँ से इधर डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा। ये स्लिट है जिसकी ओपनिंग A होती है या D होती है, और यहाँ पर मैक्सिमा बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा। यहाँ पर डार्क डार्क, फिर उसके ऊपर ब्राइट, फिर उसके ऊपर डार्क, फिर उसके बाद ब्राइट। ओके, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न ऐसा बनता है, उसके बारे में क्वेश्चन है। ओके, द रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन ए स्क्रीन 1 मीटर अवे। ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमको कितना दिया है 1 मीटर। सो वी राइट हियर D इज गिवन 1 मीटर। ओके, it is observed that the first minimum is at a distance of 2.5 millimeter from center of the screen. यहाँ से ये जो फर्स्ट मिनिमम है ये वाली हाइट, this is given as 2.5 millimeter, height of the first minimum. ओके, इसको हमने क्या मान लेते हैं x. राइट, फाइंड विड्थ ऑफ द स्लिट। ये जो इसकी विड्थ है ये हमें निकालनी है। हम इसे चाहे A मान लें चाहे इसे D मान लें। ओके, तो हमें क्या क्या दिया गया है, क्या क्या इन्वॉल्व है इसमें। D इन्वॉल्व है, ये D इन्वॉल्व है, वेवलेंथ ये इन्वॉल्व है, और ये हाइट ये इन्वॉल्व है। इन सबको मिला के हमको याद करना है कि कौन सा रिलेशन, कौन सा फॉर्मूला हमको याद आता है। तो अगर आपको फॉर्मूलाज याद है तो इस हाइट का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज फ्रिंज विड्थ। और ये हाइट का फॉर्मूला आपने लिखा हुआ है x इज इक्वल टू n लैम्डा d बाई डी। ये सब एक्सप्लेन कर चुके हैं। n मीन्स नंबर ऑफ द डार्क लाइन। तो ये कौन से मिनिमा है, दिस इज फर्स्ट मिनिमा, ये हमको क्वेश्चन में दिया है। अगर ये फर्स्ट मिनिमा है तो n की वैल्यू 1 होगी। सो x इज इक्वल टू लैम्डा d बाई डी। इसमें देखते हैं x की वैल्यू गिवन है, लैम्डा की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू गिवन है, और d हमें निकालना है।
सो इट इज़ ए सिंपल इक्वेशन ऑफ वन अननोन क्वांटिटीज. सबकी वैल्यूज यहाँ रख देते हैं. x इज 2.5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, फर्स्ट डार्क है इसलिए 1. लेमडा की वैल्यू 500 इंटू 10⁻⁹ multiplied by d. Capital D is 1 meter, so it is again 1 divided by small d. This we have to find out. So अब ये आपको बड़ा सिंपल समझ में आ रहा है. D is equal to 500 into 10⁻⁹ to be divided by 2.5 into 10⁻³ is equal to 10⁻⁻6, and let us cancel this. 2.5 2s are. So this is 2 10⁻², and this is 10⁻³. 2 and 3 5, so 10⁻⁻4. This is D, and this answer is in meter. If we convert it into millimeter, it will be 0.2 millimeter. So this is the distance we get. This is what, this width. This is what is asked in this question. So let's go to the next question. We are doing question number 20. It is a slightly theoretical question. There is not much calculation in this. Okay, question है, when a low flying aircraft pass overhead, we sometimes notice a slight shaking of picture on our TV screen. Suggest a possible explanation. ये हमारा टीवी है, टीवी का एंटीना है, और टीवी के एंटीना में ये टीवी टावर है, और टीवी टावर के ऊपर ट्रांसमिशन है. यहाँ ट्रांसमिशन से सिग्नल यहाँ आते हैं कंटिन्यूअसली. एक एरोप्लेन जब मूव करता है, एरोप्लेन से राडार सिग्नल्स कंटिन्यूअस ट्रांसमिट होते रहते हैं, सो दैट इट हैज टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद द राडार सिस्टम ऑफ द एयरपोर्ट. उसके लिए ये हमेशा जाते हैं. नाउ देयर इज क्वाइट पॉसिबिलिटी कि दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी, कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से मैच कर सकती है. सो व्हेन द फ्रीक्वेंसी मैच, देयर इज इंटरफेरेंस, एंड व्हेनेवर देयर इज इंटरफेरेंस, व्हाट वी गेट इज ए रिजल्टेंट वेव. तो इसकी जो एनर्जी है वो रिजल्टेंट वेव में कन्वर्ट हो जाती है. दैट मे बी ए जीरो एंड दैट मे बी ए 4 times एम्पलीट्यूड. जब ये ऐसे मूव करेगा तो दोनों का जो फेज डिफरेंस है दोनों वेव्स का, वो कंटिन्यूअसली चेंज होता जाएगा. व्हेन द फेज डिफरेंस इज 0, और you know it is 0 2 4 5, then there will be a constructive superposition, and because of that the amplitude of the wave will increase. तो जब वो increase wave होगी, तुरंत उसके बाद क्या आएगा? There will be a phase difference of 1 pi, 3 pi, 5 pi, because it is moving. या λ/2, 3 λ/2, उस समय डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा, और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में स्ट्रेंथ इसकी क्या मिलेगी हमको? 0. तो इस तरह से 0 4 times 0 4 times, और ये कब तक होगा? जब तक एरोप्लेन पार नहीं हो जाता. और वो कितनी देर में पार होता है? इन ए फ्यू सेकेंड्स. सो till there is a interference between the two waves, we get resultant waves which may be stationary wave, or which may be resultant wave having different type of amplitudes. And because their amplitude is varying due to motion of the aeroplane, we also get here the waves which are not stationary, and what we notice is shaking of the picture. It is because of that. So
explain to you, this is how it happens. Now there is another part of it, and that question says, as you have learnt in the text, the principle of linear superposition of wave displacement is basic to understanding intensity distribution in diffraction and interference pattern. What is the justification of this principle? Justification, we are showing that energy is given by amplitude. The measurement of amplitude is the height of the wave, amplitude, and whenever there is a superposition, we are adding the amplitude algebraically. Okay, so the principle of linear superposition is adding amplitudes together. That is principle of linear superposition, and when we add the amplitudes, which are straight line amplitudes, what we get is the result of the amplitude of a wave, and that is wave displacement. So for understanding the intensity distribution in a wave, it is necessary to do linear addition of the amplitudes. So both things are involved to each other, and that is why we can see diffraction and interference pattern by adding those linear displacements. Thank you.